मैंने आपको दो तरह की साइनेप्स बताई थी, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, राइट। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक साइनेप्स में क्या क्या होता है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। आज हम केमिकल साइनेप्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर एक जो केमिकल साइनेप्स होती है तो उस केमिकल साइनेप्स में कंडक्शन कैसे होता है, और हम बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, साइनेप्स का जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी में भी दिया है, आपके मॉड्यूल में भी दिया है। आपके मॉड्यूल में ना ये वाला दिया है, देखो एनसीईआरटी में ये ऐसा देखा होगा आपने डायग्राम, एनसीईआरटी में। तो साइनेप्स को मैं पढ़ाता हूँ। हम यहाँ साइनेप्स बना के पढ़ेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये हमारी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। अब होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पल्स इधर से आएगी, ये वाला डायग्राम है ये, है ना। तो ये एक्सॉन है, इस पे माइलिन शीथ है। जो भी ये माइलिन शीथ हो या नहीं, हम तो सिंपल एक एक्सॉन बना रहे हैं यहाँ पे। और ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। इसको हम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। बीच में ये जो खाली जगह आपको यहाँ दिख रही है, ये जगह दोस्तों ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यानी खाली जगह, एक पतली गली सी है। और ये जो आपको इधर दिख रहा है, यहाँ देखिए, ये एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब जो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये जो रिसेप्टर्स यहाँ पाए जाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स में, ये देखिए, ये रिसेप्टर्स न्यूरोट्रांसमीटर के लिए होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस केस में हम इस न्यूरोट्रांसमीटर को एसिटाइल कोलिन मान लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कई होते हैं, आपको पता है ना। यहाँ पे हम जिस न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं वो है सपोज एसिटाइल कोलिन। तो ये जो मैंने यहाँ बनाए हैं, दीज आर रिसेप्टर्स फॉर ACH। ACH मतलब एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं, ठीक। ये कहाँ है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। अब यहाँ पे खास बात देखने की ये है कि जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके अक्रॉस भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है ना। इसी को तो हम रेस्टिंग मतलब इम्पल्स कहते हैं। इसमें डिस्टर्बेंस जब आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस। इम्पल्स जब ट्रैवल करती हुई यहाँ आएगी तो यही पोटेंशियल डिफरेंस तो डिस्टर्ब होगा। और इधर ही पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को देखिए, इस मेम्ब्रेन को, इसके अक्रॉस भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है और अंदर नेगेटिव ज़्यादा है। तो दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पॉजिटिव बाहर ज़्यादा है तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आप देख सकते हैं, और अंदर क्या ज़्यादा है, अंदर नेगेटिव ज़्यादा है। सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। और ये इस वक्त रेस्टिंग स्टेज में है। इम्पल्स जो है वो इधर से आएगी। अच्छा, ये जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है, ये नॉब होता है, प्री साइनेप्टिक नॉब, इसकी टीलोडेंड्रिया से जो बनता है, इस प्री साइनेप्टिक नॉब में, जो कि टीलोडेंड्रिया से बनता है, ठीक है। इस प्री साइनेप्टिक नॉब में आप देखिए, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं और कुछ साइनेप्टिक वेसाइकल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया हैं इसमें, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियाज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है। और इनके अलावा
यहाँ पर कुछ वेसाइकल्स हैं, इन वेसाइकल्स के अंदर एक न्यूरो ट्रांसमीटर भरा हुआ है। तो ये यहाँ पर साइनेप्टिक वेसाइकल्स हैं। इन साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर एक न्यूरो ट्रांसमीटर भरा हुआ है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो इन साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर भरा हुआ है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर है ACH, यानी कि एसिटाइल कोलिन। ये कैसे बना? इसको माइटोकॉन्ड्रियाज ने बनाया। कैसे बनाया? एसीटेट प्लस कोलिन से। एसीटेट प्लस कोलिन से माइटोकॉन्ड्रियाज ने इसको बनाया और बनाकर साइनेप्टिक वेसाइकल्स को दे दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने अपनी मेहनत से जो ATP बनाए थे, उन मेहनत की कमाई यानी ATP का यूज़ किया और उनसे एसिटाइल कोलिन बनाकर, न्यूरोट्रांसमीटर बनाकर किसको दे दिया? वेसाइकल्स को दे दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बाप है, वेसाइकल सपोज उनकी डॉटर्स हैं, है ना। तो इनको उन्होंने दे दिया एसिटाइल कोलिन। ये रख लो, मेहनत की कमाई। ठीक है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है, ये एक गली है, पतली सी गली। यहाँ कुछ आवारा लड़के घूमते हैं। इन आवारा लड़कों का नाम है कैल्शियम आयंस। ये यहाँ घूम रहे हैं। ठीक है। तो ये आवारा लड़के यानी कैल्शियम आयंस कहाँ घूम रहे हैं? देखिए आप इस गली में, जिसका नाम है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब इंपल्स आती है तो क्या होता है। सपोज इधर से इंपल्स आई। कहाँ से इंपल्स आई? प्री साइनेप्टिक नॉब से आई, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। इस इंपल्स को कहाँ जाना है बोलिए? इधर जाना है, इधर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। बीच में ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, गली। तो भाइयों हुआ ये कि ये जो आवारा लड़के हैं जो यहाँ गली में घूम रहे हैं, है ना, जैसे ही इंपल्स यहाँ आती है, कहाँ आती है? प्री साइनेप्टिक, ये घर है, ये जो प्री साइनेप्टिक नॉब है ना, ये घर है। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन उस घर की बालकनी है। ये पापा जी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और वेसाइकल्स तो आपको पता ही है ना। और जैसे ही ये घर में लाइट जलती है, घर में लाइट कब जलेगी बताइए आप? जब इंपल्स यहाँ पहुँचेगी। तो जैसे ही इंपल्स यहाँ पहुँचती है, वैसे ही क्या होता है? जैसे ही प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से इंपल्स जो है वो यहाँ पहुँचती है, मतलब इंपल्स या प्री साइनेप्टिक नॉब पे पहुँचती है। ठीक है। वैसे ही क्या होता है कि ये जैसे ये घर लाइट हो जाता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कैल्शियम आयंस जो यहाँ आवारा लड़के घूम रहे थे ना, ये क्या करते हैं? यहाँ सीटी मार रहे हैं। तो इसको देखकर ये साइनेप्टिक वेसाइकल्स इस तरफ आती है। तो ये आवारा लड़कों ने जैसे ही लाइट जलती है देखी, वैसे ही यहाँ से कैल्शियम आयंस की सीटी मारने पे वेसाइकल्स इधर आई, है ना। और ये जैसे ही यहाँ किनारे पर आई साइनेप्टिक वेसाइकल्स यहाँ, वैसे ही क्या हुआ? क्या हुआ? हेलुसिनेशन हो रहा है। तो ये वेसाइकल्स को इन्होंने बोला, कैल्शियम आयंस ने, वो न्यूरोट्रांसमीटर फेंको, एसिटाइल कोलिन, पैसा चाहिए हमको, लॉटरी का टिकट लगेगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये, इन वेसाइकल्स ने आगे की तरफ ही आई और आकर वो सारा मेहनत की कमाई से बना हुआ एसिटाइल कोलिन इन्होंने एक गली में फेंक दिया। कहाँ फेंका? यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट के पास। तो याद रखना, ये कैल्शियम आयंस जब यहाँ से सीटी मारते हैं, मतलब अंदर की तरफ आने की कोशिश करते हैं मेम्ब्रेन के गली में से, ये अंदर घुसने की कोशिश कब करते हैं? जब यहाँ लाइट जलती है, यानी इधर इंपल्स आती है। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे इंपल्स आती है, वैसे ही ये कैल्शियम आयंस अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, मेम्ब्रेन के पास आते हैं। तो इनके इशारे पर ये साइनेप्टिक वेसाइकल्स आगे की तरफ आती हैं और यहाँ पर आकर बिल्कुल किनारे पर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की बालकनी में आकर यहाँ से क्या बाहर निकाल देती है? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। और ये जो एसिटाइल कोलिन है ना, ये जब यहाँ पे रिलीज हो गया, तो कैल्शियम आयंस कॉज द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। याद रखना, तो जो कैल्शियम के आयंस होते हैं, इनकी वजह से एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर क्लेफ्ट में रिलीज होता है। ठीक है। और ये एसिटाइल कोलिन जाके कहाँ टकराता है? यहाँ देखिए, यहाँ बाइंड करता है। कहाँ? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स हैं, इनसे जाके बाइंड करता है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, यार एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को, तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, वैसे ही पता है क्या होता है? इसकी वजह से यहाँ पर कुछ सोडियम चैनल्स होते थे, वो सोडियम चैनल खुल जाते हैं। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक और चीज़ थी, क्या? सोडियम चैनल। और भी चैनल थे पर सोडियम चैनल भी थे, ये खुल जाते हैं। और इनके खुलने की वजह से सोडियम अंदर की तरफ आने लगता है, इनफ्लक्स बाहर से। और जब सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आने लगता है, तो इसकी वजह से यहाँ जैसे ही सोडियम चैनल, ये सिक्योरिटी गार्ड खोल देते हैं, यहाँ पे चैनल खुल जाते हैं, तो यहाँ से सोडियम अंदर घुसने लगता है। और जो सोडियम यहाँ से अंदर घुसने लगता है, तो ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये भी डीपोलराइज हो जाती है ना। जैसे ही पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डिपोलराइज होती है, तो जो इंपल्स यहाँ से चली थी, वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है ना। और अब ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से इंपल्स डिपोलराइजेशन हो गया ना यहाँ, तो अब ये इंपल्स एक्शन पोटेंशियल बनेगी और ये आगे ट्रेवल हो जाएंगे। ठीक है। अब ये तो काम हो गया। तो इस तरह से ये इंपल्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है।
लेकिन अब यहाँ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक और चीज है, और वो है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम। तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम रिलीज होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, अब ये छोड़ देता है ना, ये रिसेप्टर से बाइंडिंग हट जाती है। तो अब एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को तोड़ देगा। किसमें तोड़ेगा, एसीटेट और कोलिन में। ठीक है, और ये एसीटेट और कोलिन जो है ये दोनों अब रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे किसमें, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। और जब ये यहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे तो बेचारा माइटोकॉन्ड्रिया एक बार फिर इस एसीटेट और कोलिन को जोड़कर अपने मेहनत के एटीपी खर्च करके क्या बना देगा, एसिटाइल कोलिन। और फिर किसको रखने के लिए दे देगा, साइनेप्टिक वेसिकल्स को। ठीक है, तो जब ये साइनेप्टिक वेसिकल्स रख लेंगे इसको, तो फिर से इनके पास एसिटाइल कोलिन आ गया। फिर क्या होगा, फिर जब कोई अगली इंपल्स आएगी इधर से, तो एक बार फिर जब इस घर में लाइट जलेगी प्री साइनेप्टिक नॉब में, तो ये आवारा लड़के यानी कैल्शियम आयंस मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। तो इनके इशारे पर ये साइनेप्टिक वेसिकल्स फिर किनारे की तरफ आएंगे और यहाँ पर फिर एक बार क्या रिलीज कर देंगे, एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन फिर यहाँ पर जाकर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से जुड़ेगा, फिर एक बार सोडियम चैनल खुलेंगे, तो इसकी वजह से फिर एक बार डीपोलराइजेशन की वेव यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई? तो इस तरह से ये इंपल्स जो है इधर से इधर ट्रांसफर हो जाती है। अब एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो है वो इस एसिटाइल कोलिन को तोड़ देगा, रिसेप्टर फ्री हो जाएंगे। किसमें तोड़ेगा, एसिटेट और कोलिन में। एसिटेट और कोलिन वापस से यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इस तरह से इंपल्स यहाँ से ट्रेवल करती है। पर दोस्तों ये तो थी एक्साइटेटरी इंपल्स। एक्साइटेटरी इंपल्स ये होती है जो प्री साइनेप्टिक नॉब से पोस्ट साइनेप्टिक नॉब में जाए और उसको भी डिपोलराइज कर दे ताकि इंपल्स आगे की तरफ ट्रेवल कर सके। अब मैंने आपको एक बात और बताता हूँ, एक होती है इनहिबिटरी इंपल्स। आप कहेंगे ये क्या होती है, इनहिबिटरी इंपल्स जो होती है, ठीक है, तो इनहिबिटरी इंपल्स जो है ना, इसमें क्या होता है सुनिए। जैसे ना दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो जैसे आप सब लोग एक क्लास में बैठे हैं सपोज, है ना, कुछ लोग जो है वो फर्स्ट रो में बैठे हैं, कुछ सेकंड रो में, कुछ थर्ड रो में, कुछ फोर्थ रो में, कुछ फिफ्थ रो में, कुछ सिक्स्थ रो में। तो क्या होगा, जैसे फर्स्ट रो में बैठे किसी लड़के ने लास्ट रो में बैठे किसी व्यक्ति को कोई चीज पास करनी है, बीच में और भी लोग बैठे हैं यहाँ, है ना, तो वो क्या करेगा, इसको बोलेगा अरे यार वो पीछे पास कर देना। उसने लेटर में कुछ लिखा और इसको दे दिया, इसने उस लेटर को इसको पास कर दिया, इसने इसको पास कर दिया, इसने इसको पास कर दिया और इसने इसको दे दिया। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन इसके पास थी, इसने वो इंफॉर्मेशन इसको पहुंचा दी। ऐसे ही होता है ना क्लास में, पीछे से आगे कोई चीज़ थी वो पास कर दी। लेकिन ये तो हो गया जब आपको वो चीज़ स्प्रेड करनी हो, फैलानी हो, वायरल करनी हो। कोई लेटर है, कोई चीज़ है, आपने क्या किया, उसको वायरल करना था, उसको सबको स्प्रेड करना था, तो आपने उसको फैला दिया। कई बार क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसको वहीं दबा दो ताकि वो बात आगे ना फैले। तो जब इसने इसको दी इन्फॉर्मेशन, इसने इसको दी, तो इसने क्या किया, उस कागज़ को फाड़ दिया। जैसे उसने उस कागज़ को फाड़ दिया तो बात वहीं दब गई और इन्फॉर्मेशन आगे ट्रेवल नहीं करी। अब ये बैठ के खाकड़ा खा रहा था, तो इसने कहा भाई साहब इसको भी खाकड़ा खिलाना है, तो इसने इसको खाकड़ा दिया, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको दिया, और बीच में कोई खुद ही खा गया वो खाकड़ा, तो क्या करोगे आप, पीछे वाले को तो नहीं मिला ना, थेपला बीच में एक चबा गया हो, है ना। हमारे गुजरात वाले सब समझ गए, हर जगह खाकड़ा थेपला लेके हम लोग जाते हैं और अपना लंच डिनर वहीं बना लेते हैं। सो जैसा मैं यहाँ कह रहा था कि ये ना इस तरह से इन्फॉर्मेशन पास होती है। तो जब आगे से पीछे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो चावल की खिचड़ी बनानी है, तो इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, इसने इसको कहा। एक होता है कि ना इसने इसको कहा, सुन पता है ऐसा हुआ, इसने इसको कहा पता है ऐसा हुआ, इसने क्या किया, इस बात को यहीं दफन कर दो, दबा दो, आगे किसी को मत बताना। तो इन्होंने ना किसी बात को दबाना है, सप्रेस करना है ताकि वो सबको ना पता चले, तो इसने वो कागज फाड़ दिया, तो इनको आगे किसी को पता नहीं चला। तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, इसको हम इनहिबिटरी बोलेंगे ना। तो दो तरह की होती है ना पोटेंशियल, एक होती है एक्साइटेटरी और एक होती है इनहिबिटरी। तो एक्साइटेटरी कब होती है दोस्तों, जब आपको आगे स्प्रेड करनी है इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिस केस में यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँच गई और यहाँ से फिर आगे निकल जाएगी, तो ये तो एक्साइटेटरी है। और इनहिबिटरी क्या है बताओ, इनहिबिटरी ये है कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आई और उसे यहीं पे दबा दिया गया। देखो ये है एक्साइटेटरी जो आगे पास हो गई, और ये देखिए ये है इनहिबिटरी जो यहाँ तक आई और यहाँ आने के बाद इसको यहीं दबा दिया गया कि आगे इसको नहीं जाने देना है। समझ में आई बात। तो आप कहेंगे ये कैसे होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। तो अभी आपने ये देखा था, क्या देखा था, एक्साइटेटरी। तो न्यूरोट्रांसमीटर भी दोस्तों दो तरीके के होते हैं।
न्यूरोट्रांसमीटर्स, आई रिपीट, दो तरीके के होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। आप कहेंगे ऐसे कैसे, अभी समझा रहा हूँ, देखिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स दो तरीके के हैं, एक है एक्साइटेटरी जो इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचवाते हैं, दूसरे होते हैं इनहिबिटरी जो इन्फॉर्मेशन को वहीं दबा देते हैं। अब एक्साइटेटरी का एग्जांपल मैंने अभी अभी आपको बताया, एसिटाइल कोलिन, दूसरा है एपिनेफ्रीन, ठीक है। अब इनहिबिटरी का बताता हूँ, गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा। गाबा जो है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो आप कहेंगे ये क्या करता है, बातें मत करो, यहाँ ध्यान दो। गाबा क्या करता है, देखिए। अब जैसे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आई, तो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ था ना यहाँ। तो एसिटाइल कोलिन क्या करता था बताइए, एसिटाइल कोलिन जब अपने रिसेप्टरों से बाइंड करता था तो सोडियम चैनल खुलते थे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर आता था, और ये वाली जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये भी डीपोलराइज हो जाती थी। तो बेसिकली सोडियम चैनल क्या कॉज करते हैं, दे कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, राइट। लेकिन इसकी जगह सपोज यहां से एसिटाइल कोलिन की जगह एक दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर निकला है, कौन सा पता है, गाबा। तो गाबा क्या करता है पता है, गाबा के रिसेप्टर्स अलग हैं यहाँ। गाबा जब अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो सोडियम चैनल खोलने की जगह, कैन यू गेस क्या करता होगा वो, सोडियम चैनल खुलेगा तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, गाबा खोल देता है क्लोराइड चैनल्स। तो अगर यहाँ पाए जाने वाले क्लोराइड चैनल खुलेंगे तो Cl- अगर अंदर जाएगा तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन नहीं, बताओ क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन। पोलराइज तो वो पहले से थी, अब वो हो जाएगी हाइपर पोलराइजेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यानी बात वहीं दब गई ना, अब इंफॉर्मेशन आगे नहीं जाएगी, क्योंकि डीपोलराइज होने की जगह वो तो -70 से +30 होने की जगह -70 से -100 हो गया। समझ में आई बात नहीं आई, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस -70 था, सोडियम चैनल खुलते थे तो वो +30 हो जाता था, लेकिन जब क्लोराइड चैनल खुले तो -70 जो है वो -100 हो गया। समझ में आई बात, तो वो और ज़्यादा हाइपर पोलराइज हो गया। तो इसकी वजह से जो इम्पल्स, इसकी वजह से जो इम्पल्स यहाँ से यहाँ आ रही है वो यहीं दब जाएगी और आगे इस मेम्ब्रेन पे नहीं जाएगी। तो इसे कहते हैं इनहिबिटरी पोटेंशियल। तो एक्साइटेटरी पोटेंशियल डिपोलराइजेशन होने पर होती है, जबकि इनहिबिटरी पोटेंशियल हाइपर पोलराइजेशन हो जाने पर होती है। तो वो आगे यहीं दब जाएगी इम्पल्स और आगे नहीं जाएगी। तो क्या आपको समझ में आया इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, दे क्रिएट या दे कॉज depolarization of post synaptic membrane by opening of sodium channels। लेकिन गाबा क्या करता है, गाबा causes hyperpolarization of post synaptic membrane by opening the chloride channels। समझ में आया आपको कैसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्साइटेटरी होते हैं और कुछ इनहिबिटरी होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने ना साइनैप्स के बारे में पढ़ा। तो इसमें अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि साइनैप्स में किस तरह से मैकेनिज्म होता है, और अब हम ना इस पूरी चीज़ को एनसीईआरटी से भी पढ़ लेते हैं अभी के अभी। कौन सी स्लाइड, ये वाली स्लाइड। तो ये तो हमने ना न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, और भी होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामीन वगैरह होते हैं, कई सारे अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग काम करते हैं। कैल्शियम आयन अंदर नहीं जाते हैं, बस दरवाजे पे नॉक करते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। अरे विराट, हाइपर पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन से इंपल्स ट्रेवल होता है ना, हाइपर पोलराइजेशन से कैसे होगा ट्रेवल, पोलराइज स्टेट तो रेस्टिंग स्टेट है। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। और अब हम, अभिषेक पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन। अरे भाई, समटाइम्स हार्मोन कैन आल्सो एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर नॉट ऑलवेज हार्मोन्स, बट हार्मोन्स कैन एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। नर्व एंडिंग से सिक्रीट होते हैं, जैसे अपने जो न्यूरो हार्मोन्स है ना, वो न्यूरो हार्मोन्स कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ही हैं जो हार्मोन की तरह एक्ट कर रहे हैं। नर्वस टिश्यू से रिलीज होने वाले हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं, आप ये कह लो।
न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर सकते हैं। डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज नॉट अ हार्मोन। चलो भाई, अब हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। जो कुछ हमने अभी भी पढ़ा उसको एक बार एज इट इज एनसीईआरटी से भी पढ़ लेते हैं। साहिर, रिपोलराइजेशन जैसे होता है वैसे ही होगा। सोडियम पोटेशियम पंप हर जगह पर है, और पोटेशियम आयन के लिए परमिबिलिटी सब बताया था ना, वो वैसे ही होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, पीकू पीकू ब्लैक का दिख रहा है, सबको एनसीईआरटी दिख रही है। ऑल ओके? नहीं मत बोलो, ओके ऑल ओके बोलो ताकि मुझे समझ में आए सब ठीक है। फिर भी अगर ब्लैक दिख रहा है तो एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लो। चलो, तो आज हम देखेंगे कि कैसे इम्पल्स ट्रैवल करती है। ये देखो, ये साइनेप्स है, आपको इसमें ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ये एक्सॉन है, देखिए ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है। साइनेप्स में आने वाली तीनों चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ये आपको रिसेप्टर्स दिख रहे हैं। इनके अलावा ये न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे कि एसिटाइलकोलिन वगैरह जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम इन्होंने बनाया है। अब हम इसमें यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को देखते हैं। A nerve impulse that is transmitted from one neuron to another it occurs through a junctions called as synapse. तो synapse क्या होता है? synapse में क्या क्या होता है देखिए, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है और एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, जिनके बीच में गैप हो सकता है, नहीं भी हो सकता, जिसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब गैप है या नहीं, इसके बेसिस पे दो तरह की साइनेप्सेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होती हैं उसमें मेम्ब्रेन जो होती है प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की, वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होती हैं। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, मतलब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, उसी तरह से यहाँ पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर लेता है। ये ट्रांसमिशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सिंगल एक्सॉन के अक्रॉस ट्रांसमिशन होता है। तो इसमें और साइनेप्टिक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के ट्रांसफर में कोई फर्क नहीं है, एक्सॉन की तरह ही होता है। और जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ये हमेशा तेज होता है केमिकल के कंपैरिजन में, लेकिन हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस नहीं मिलती हैं, वो बहुत रेयर है। तो ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं केमिकल साइनेप्स के बारे में। तो जो केमिकल साइनेप्स होता है उसमें प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन है वो सेपरेटेड होती हैं एक फ्लूइड फील्ड स्पेस से, जिसको कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। आगे पूछ रहे हैं कि आपको पता है, डू यू नो, कि कैसे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट करते हैं एक इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट टू ए पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन? हमें तो पता है, पर आप भी बता दो एक बार। तो ये कह रहे हैं कि केमिकल्स लाइक न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस, इस ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में। तो एक्सॉन टर्मिनल जो होती है उसमें वेसाइकल्स होते हैं जिनमें न्यूरो ट्रांसमीटर भरा होता है। सो द एक्सॉन टर्मिनल इज फिल्ड विद वेसाइकल्स। देखो यहाँ पे ये आपको दिख रही है, ये वेसाइकल्स, इनमें वो न्यूरो ट्रांसमीटर भरा हुआ है। जब एक इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट एक्सॉन टर्मिनल, जो वो एक्सॉन टर्मिनल पे आ जाती है, यहाँ इस तरफ आ गई सपोज, यहाँ ऐसे, यहाँ, तो इसकी वजह से अब इन्होंने क्या किया है, एनसीईआरटी में आवारा लड़कों का जिक्र नहीं किया है, जबकि वो बहुत ज़रूरी है। इन्होंने लिख दिया है कि इम्पल्स आने की वजह से साइनेप्टिक वेसाइकल्स जो है मेम्ब्रेन की तरफ मूव करती हैं। मतलब बताया नहीं कि क्यों मूव करती हैं, बात छुपा ली। नहीं, वो तो ऐसे ही गई थी, वो तो वहाँ साइनेप्टिक वेसाइकल मेम्ब्रेन की तरफ, ये थोड़ी बताया कि बाहर वो कैल्शियम आयन बुला रहा था। तो बस वो साइनेप्टिक वेसाइकल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करती है और वहाँ जाकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है। ठीक है, इसलिए तो हमसे पूछ रहे थे बिल्कुल सही कि आपको पता है क्या कि कैसे होता है। नहीं पता है तो फिर हम, पता होगा तो फिर तो बात ही है, क्या नहीं पता होगा तो फिर छुपा लेंगे बात, है ना। तो अभी क्या होता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होती है और वहाँ पे अपना फिर न्यूरो ट्रांसमीटर वहाँ रिलीज कर देती है गली में, यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब ये रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर क्लेफ्ट के दूसरी तरफ पाए जाने वाले रिसेप्टरों से बाइंड करता है, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इस बाइंडिंग की वजह से आयन चैनल खुलते हैं। कौन से खुलते हैं इस पे डिसाइड है ना। दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयंस, जिसकी वजह से एक न्यू पोटेंशियल कहाँ जनरेट हो जाती है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, राइट। अब आगे लिखते हैं कि जो न्यू पोटेंशियल डेवलप हुई है ये एक्साइटेटरी भी हो सकती है और इनहिबिटरी भी।
लेकिन ये समझाते बिल्कुल नहीं है कि एक्साइटेटरी कब होगी और इनहिबिटरी कब होगी। मतलब एनसीईआरटी ना सिर्फ एक एक लाइन लिख के छोड़ देता है। अब ये लिख दिया आयन जाते हैं और इसकी वजह से पोटेंशियल या तो एक्साइटेटरी होगी या इनहिबिटरी। अब बताओ, हमको पता है ना कि अगर ये इस पर डिपेंड करेगा कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है और कौन से चैनल खुल रहे हैं। सोडियम चैनल खुलेंगे तो एक्साइटेटरी होगी, क्लोराइड चैनल खुलेंगे तो इनहिबिटरी होगी। तो ये तो मतलब बहुत ही शॉर्ट में लिखते हैं, पूरी बात बताते नहीं है। मतलब ऐसा कुछ हुआ, फिर वो वहाँ गई और उसके बाद नई पोटेंशियल डेवलप हुई। अब हमसे मत पूछो एक्साइटेटरी थी या इनहिबिटरी थी, हम नहीं बताएंगे। मतलब बता भी देते हैं, ये मोहल्ले की वो आंटी है, बुआ जी हैं, जो सुर्रा छोड़ देती हैं लेकिन बात पूरी कभी नहीं बताती। तो इस तरह से आयन वगैरह लीक हुए और नई पोटेंशियल डेवलप हुई। अब हम नहीं बताएंगे वो एक्साइटेटरी थी या इनहिबिटरी। अरे बताओ ना फिर, या तो पूरी बात बताओ या मत बताओ, है ना। ये बस कि अपने आप पता कर लो आप, मतलब जबरदस्ती मतलब आधी बात बता के छोड़ दिया तो बात खत्म कर दी। ऐसे के साथ बात खत्म हो गई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। अच्छा, आपको अगली क्लास का शेड्यूल अभी नहीं दिख रहा होगा, वो मिल जाएगा आपको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैंने 2 पार्ट लिखे ना। सीनस 1 में तो हमने नर्व और नर्व की इंपल्स वगैरह के बारे में पढ़ा। सेकंड पार्ट में हम लोग ना ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका भी आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा। और हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अगली क्लास का शेड्यूल जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो हमने ना नर्व, इंपल्स, कंडक्शन ये सब पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अब हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नर्व फाइबर के बारे में जो प्रॉपर्टीज थी, ऑल एंड ऑल, ये मैंने आपको बताया था। कुछ जनरल बातें और बता देता हूँ। इंपल्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट होती है, कभी उल्टी कंडक्ट नहीं होती। रीजन मैंने बताया था आपको, रिफ्रैक्टरी पीरियड। और ये ऑल एंड लॉ फॉलो करती है, तो सारे चैनल खुलेंगे, एक भी नहीं खुलेगा। और नर्व जैसे कि करेक्ट कैरिंग कंडक्टर में होता है ना, वैसे ही जितना मोटा न्यूरॉन होगा ना, इंपल्स के कंडक्शन की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। और इंपल्स कंडक्शन और भी चीज़ों पर डिपेंड करती है दोस्तों, क्योंकि ये तो फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स पे भी, जैसे प्रेशर, कोल्ड, हीट, क्लोरोफॉर्म, ईथर। आपने देखा होगा ठंड में बड़े जोर की लगती है, सेम चोट ना गर्मियों में इतनी जोर से नहीं लगती थी, ठंड में लगती है। बॉडी का टेम्परेचर अगर थोड़ा सा कम होना तो इंपल्स थोड़ी फास्ट कंडक्ट करती है कभी कभी, या पेन रिसेप्टर्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो कई और फैक्टर्स पे भी इंपल्स का कंडक्शन डिपेंड करता है, प्रेशर पे, कोल्ड पे, हीट पे, केमिकल्स पे। अपन एनेस्थेटिक यूज करते हैं ना, एनेस्थेटिक केमिकल्स, तो इन सब पे इंपल्स का स्पीड डिपेंड करती है। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन की। तो पार्ट 1 नर्वस सिस्टम का पूरा हो गया है, पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके कोर्स पेज आपको मिल जाएगा बाद में। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, न्यूरॉन्स और इंपल्स कैसे कंडक्ट होती है न्यूरॉन्स में। तो नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस। इसमें क्या क्या आता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस। इसमें आती है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत कि क्रेनियल नर्व क्या होती है, स्पाइनल नर्व क्या होती है, बताया था ना। फिर हमने देखा था कि सीएनएस से जो है, इसके और पीएनएस के बीच में तो एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स होते हैं। अब पीएनएस के नीचे हमने 2 चीजें पढ़ी थी, आपको याद होगा। एक तो था सेंसरी और दूसरा था मोटर। तो जो सेंसरी था वो तो इन्फॉर्मेशन लाता था, ये मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ऐसा एक चार्ट बनाया था ना अपन ने। और मोटर जो है वो ऑर्डर्स ले जाता है। फिर मोटर के अंदर अपन ने 2 चीजें देखी थी, कौन सी बताओ, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी को हमने क्या कहा था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और इनवॉलंटरी को क्या कहा था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो फिर से 2 तरीके का होता था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो चलो, अब हम पहले सीएनएस से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे सीएनएस, और सीएनएस में भी पहले पढ़ेंगे ब्रेन। ये हमारा टॉपिक है भाई, ब्रेन। पर ब्रेन जो है किसमें रखा हुआ होता है, आपको पता है। ब्रेन जो है ना, ब्रेन के ऊपर कवरिंग्स होती हैं। इन कवरिंग्स को कहा जाता है मेनिंजेस। तो ब्रेन के ऊपर की जो कवरिंग्स होती हैं, ये कवरिंग्स कहलाती हैं मेनिंजेस। और मेनिंजेस के भी ऊपर स्कल बोन होती है, क्रेनियम या क्रेनियल बोन्स। और क्रेनियल बोन्स के ऊपर भी स्काल्प होती है, यानी खाल। इसके ऊपर बाल होते हैं, कई बार कहीं कहीं के नहीं भी होते। तो ब्रेन जो है उसके सबसे ऊपर खोपड़ी में स्काल्प है, स्काल्प के बाद क्रेनियल बोन है, क्रेनियल बोन के नीचे दोस्तों मेनिंजेस है। और मेनिंजेस जो होती है ना, इनमें 3 लेयर्स होते हैं मेनिंजेस में। तो मेनिंजेस के अंदर भाइयों 3 लेयर होते हैं। तो इन तीनों लेयर्स को भी मैं बता देता हूँ। मेनिंजेस में जो 3 लेयर होते हैं उनके नाम होते हैं डूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। डी, ए,
और पी। ठीक है, ये तीनों मिलकर मेनिंजेस बनाते हैं। तो चलिए अब हम इसी चीज को एक फोटोग्राफ में देखते हैं। ये देखो, अगर हम ब्रेन के बारे में देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं। ये दो चीजें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को मैं आपको जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ये न्यूरल ट्यूब से बनता है, जो कि एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होती है। न्यूरल ट्यूब का आगे वाला हिस्सा ब्रेन बनाता है और पीछे वाला जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। बर्थ के समय ही पहले 2 साल के अंदर अंदर ही 70 से 80% डेवलपमेंट ब्रेन का हो चुका होता है, और 6 साल तक पूरा हार्डवेयर बनकर तैयार हो चुका होता है। स्पाइनल कॉर्ड करीब 4 से 5 साल में बनकर तैयार हो गई होती है। हार्डवेयर पूरा तैयार हो गया, अब सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर चेंजेस अपने आप आते रहेंगे। ठीक है, मतलब मेमोरी या प्रोग्राम्स जो है अपडेट होते रहेंगे। तो ये तो बात हुई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब यहाँ पे अगर हम देखें ब्रेन के स्ट्रक्चर को, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ब्रेन रखा हुआ है। अगर आप देखें सबसे ऊपर यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है, ये स्काल्प है। स्काल्प के नीचे ये देखिए ये बोन्स हैं, क्रेनियम की बोन्स। और इसके नीचे फिर देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये है डूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। ठीक है, जिन तीनों को ये देखो या नीचे से ऊपर दिखाएं तो ये मेनिंजेस कहलाती है। मेनिंजेस किस तरह से रखी हुई होती है ब्रेन के अंदर, इसको समझाने के लिए अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेनिंजेस कैसे रखी हुई होती है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे, पर पहले हम थोड़ा सा मेनिंजेस को देख लेते हैं। जो 3 मेनिंजेस होती हैं वो किस तरह से ब्रेन पे रखी हुई होती है, चलो ये हम देखते हैं। और एक चीज होती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF, वो क्या होता है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। और ब्रेन के अंदर भी कैविटीज होती हैं जिनमें CSF भरा होता है, तो चलो इसको भी देखते हैं। चलो इस डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, या इस डायग्राम में बाद में देखते हैं, पहले अपन अपना डायग्राम बनाते हैं। तो भाइयों बहनों, सबसे बाहर स्कल की बोन्स हैं। स्कल की बोन के बाद स्काल्प है, वो मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये स्कल बोन्स है, सपोज ये सपोज ब्रेन है ना। तो सबसे बाहर तो यहाँ पर ये क्रेनियल बोन्स है। इसके बाद यहाँ पे एक हार्ड मेनिंज होती है, एक हार्ड लेयर होती है जिसे कहा जाता है डूरा मैटर। क्रेनियल बोन के जस्ट नीचे एक हार्ड लेयर है, हार्ड होने की वजह से ही इसे डूरा मैटर कहा जाता है। तो ये है वो लेयर जिसको हमने कहा डूरा मैटर। इसके नीचे जो दूसरी लेयर होती है इसे हम कहते हैं एरेक्नॉइड। तो डूरा मैटर के नीचे जो दूसरी लेयर है ये कहलाती है एरेक्नॉइड। ठीक है, अब सपोज ये ब्रेन है, यहाँ ब्रेन रखा हुआ। ब्रेन में आपको पता है सल्काए और गायराए होते हैं, उभार और डिप्रेशन, मैं बताऊंगा बाद में। अब सपोज ये ब्रेन है, तो सपोज ये ब्रेन है। ठीक है, तो इस ब्रेन में इसके जो ब्रेन का जो ग्रे मैटर वगैरह होता है ना, ये इसके ऊपर जो तीसरी मेम्ब्रेन चिपकी होती है, जो उभार यानी गायराई और डिप्रेशन यानी सल्काए, इसको हम कहते हैं पाया मैटर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 लेयर्स हैं, डूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। ठीक, ये 3 लेयर्स यहाँ पे पाई जाती है। ब्रेन के बाद यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ देखो आप, अच्छा ये क्या है, देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब सपोज आदमी इधर देख रहा था है ना, और ये वेंट्रल साइड है और ये डॉर्सल।
तो ये जो क्रेनियल बोन है, इसके बाद ये यहाँ पे डुरा मैटर है। डुरा मैटर के नीचे का ये जो स्पेस है, डुरा मैटर अरेक्नॉइड के बीच का स्पेस, इस स्पेस को हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह भी हैं। और एरेक्नॉइड के नीचे वाला जो ये स्पेस दिख रहा है आपको, इसे कहा जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, और ये ब्रेन है। आपको तो अच्छे से पता है कि ब्रेन के अंदर एक चीज भरी होती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि सीएसएफ, है ना। अब अगर ये ब्रेन है, सपोज ये ब्रेन की टिश्यू है मान लो, है ना, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक कैविटी होती है, दो होती है, साइड व्यू में एक ही दिखेंगी। यहाँ पे सीएसएफ भरा हुआ है भाइयों बहनों, ध्यान से देखें सीएसएफ कहाँ भरा हुआ है, ये भरा हुआ है इन कैविटीज में, और यही सीएसएफ यहाँ भी भरा हुआ है, कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये सब जो यहाँ भरा हुआ है ये कहलाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ। जबकि इनको देखना आप, स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया को देखना आप, यहाँ पे भी आपको ये तीनों मेनिंजेस मिलेंगी, पाया मैटर भी मिलेगी, एरेक्नॉइड भी मिलेगी, और डुरा मैटर भी मिलेगा आपको यहाँ। तो ये तीनों ही मेम्ब्रेन्स जो ब्रेन में है वो आपको यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में भी मिलेंगी। तो आप कहेंगे सर जी ब्रेन के ऊपर तो क्रेनियल बोन्स थी, स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ कौन सी बोन्स हैं? तो मैं आपको याद दिलाऊंगा वर्टिब्रल बोन्स, है ना, वो ये रही। तो वही तीनों लेयर्स, डुरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर, आपको यहाँ भी दिख रही हैं। ठीक, और ये जो कैविटी तुम्हें दिख रही है ना, ये कैविटी, इसमें भी सी सब भरा है, इधर भी भरा है, ये कहलाती है वेंट्रिकल्स। बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये वेंट्रिकल्स जो होती है ना, ये भी दो तीन तरह की होती हैं। लेफ्ट और राइट में दो वेंट्रिकल्स तो यहाँ होती हैं, इनको हम लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं। फिर एक यहाँ होती है थर्ड, और एक यहाँ होती है फोर्थ, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड वाला फ्लूइड है। तो दो तो लेटरल वेंट्रिकल्स होती हैं, है ना, थर्ड वेंट्रिकल अलग होती है, फोर्थ वेंट्रिकल अलग होती है। उसके नीचे फिर ये मेटासील शुरू हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी। मजे की बात यह है कि ये एरेक्नॉइड जो है, एक तो बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिर्फ मैमल्स में पाई जाती है। तो एरेक्नॉइड जो है वो सिर्फ मैमल्स में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि एक चीज होती है कोरॉइड प्लेक्सस, बाद में बताऊंगा यहाँ पे कहीं, वही इस सीएसएफ को सिक्रीट करती है, जो यहाँ लेटरल वेंट्रिकल्स में, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में सब में भरा हुआ है। और जो फोर्थ वेंट्रिकल होती है ना, यहाँ पे कुछ छेद होते हैं इसकी छत में, इन छेदों की वजह से सीएसएफ निकल के बाहर भी आता रहता है अंदर से। और कहाँ भरता रहता है पता है? यहाँ एरेक्नॉइड के नीचे, इस स्पेस को जिसको हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, यानी कि इसमें भी सीएसएफ भरा हुआ होता है। तो दोस्तों सीएसएफ में तैर रही है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए तो इतना ज्यादा वजन होने के बावजूद हमें कभी फील नहीं होता। तो सीएसएफ कहाँ भरा हुआ है दिखा आपको, सीएसएफ सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी है और वेंट्रिकल्स के अंदर भी है। ब्रेन का वेट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का वेट पता है कितना है? 1.4 kg ब्रेन का वेट, लेकिन हमें सिर्फ 0.18 kg ही प्रोड्यूस फील होता है। बताओ इतना कम क्यों फील होता है? क्योंकि पूरा ब्रेन तैर रहा है, किस में तैर रहा है? सीएसएफ में, है ना, इसलिए हमको ब्रेन का वजन फील नहीं होता। सीएसएफ कैसा फ्लूइड है? एल्कलाइन इन नेचर होता है, लिम्फ की तरह। कहाँ प्रेजेंट होता है? वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, और सब एरेक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के। कौन बनाता है? कोरोइड प्लेक्सस बनाते हैं, जो वेंट्रिकल्स के अंदर के कुछ सिक्रेटरी एरियाज होते हैं। तो 2 पॉइंट याद आए, कहाँ होता है? एक तो वेंट्रिकल्स में और एक सब एरेक्नॉइड स्पेस में, और फॉर्म्ड विद द कोरोइड प्लेक्सस। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ के बारे में हमने यहाँ पे कुछ बात करी। ठीक है, तो आप देखिए पूरा का पूरा तैर रहा है ब्रेन। मतलब ब्रेन क्या है? ये वाला हिस्सा है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये फ्लोट कर रही है। देखो किसमें फ्लोट कर रहा है ब्रेन? सीएसएफ में। बाहर भी सीएसएफ, अंदर भी सीएसएफ। इसलिए अगर मैं ना एक सिरिंज से यहाँ से थोड़ा सीएसएफ निकाल लूँ स्पाइनल कॉर्ड के इस एरिया से, तो पता है यहाँ अंदर का प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब सीएसएफ यहाँ से कनेक्टेड है ना, फोर्थ वेंट्रिकल में कुछ छेद है जिनसे बाहर आता रहता है। यहाँ से अगर मैं सीएसएफ निकाल लूंगा
तो यहाँ का प्रेशर भी कम हो जाएगा अंदर का भी, ठीक है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, लंबर पंचर कहते हैं इसको, जब यहाँ से थोड़ा सा सीएसएफ बाहर निकाल लें तो यहाँ पे अगर ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी कम हो जाएगा। पाया मैटर तो देखो बिल्कुल चिपका हुआ है ब्रेन के ऊपर। एरेक्नॉइड सिर्फ मैमल्स में होती है, डोरामेटर हार्ड होता है। सब ड्यूरल स्पेस जो होता है ना डोरामेटर के नीचे, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, तो कई बार उन ब्लड वेसल्स के रप्चर होने से यहाँ ब्लड इकट्ठा होने लगता है, चोट लगती है ना, हेमाटोमा बोलते हैं इसको, वो ब्रेन पे भी प्रेशर डाल सकता है, सब ड्यूरल हेमाटोमा। तो ये बातें आप एमबीबीएस में पढ़ोगे अभी भी। चलो अब जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम जरा अंडरलाइन कर लें। तो बात चल रही थी ब्रेन की मेनिंजेस की। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, ब्रेन की मेनिंजेस 3 तरह की होती हैं, देखिए, डोरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। जो डोरामेटर होती हैं वो फर्स्ट और आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, जो थिक और स्ट्रॉन्ग होती है, और इसी में क्रेनियल वीनस साइनसेस यानी वेन ऐसे गड्ढे मिलते हैं जिनमें ब्लड स्टोर हो सकता है, आप मत याद रखोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। एरेक्नॉइड बहुत पतली सी डेलिकेट लेयर होती है जो सिर्फ मैमल्स में मिलती है, और इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं एरेक्नॉइड विलाई जो सीएसएफ को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं नीचे सब ड्यूरल स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस से, याद रखने की जरूरत नहीं है। डोरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच के स्पेस को सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, जहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है नॉर्मल, ये भी याद रखना। लेकिन एरेक्नॉइड के नीचे आपको सीएसएफ भरा मिलेगा। चलिए पायामेटर के बारे में बात करते हैं। पायामेटर इनर मोस्ट थिन और ट्रांसपेरेंट है, जो फॉर्मली अटैच है टू द ब्रेन। इतना याद रखना। टीलोकोरोइडिया वगैरह क्या होते हैं अंदर ऐसे घुसरी, सब नहीं याद रखना आपको, बस ये याद रखना कि स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पायामेटर इज सब एरेक्नॉइड स्पेस, एंड दिस स्पेस इज फिल्ड विद सीएसएफ। नीट के लिए जितना जरूरी है उतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये डोरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर के बारे में हुई बात, और सीएसएफ के बारे में बात हुई। अब वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन को देखते हैं। ये देखिए, ये साइड व्यू है, अब आपको समझ में आएगा इसके अंदर हम अगर देखें तो सबसे बाहर तो आपको पता ही है, सपोज ये तो क्रेनियम है, इसके बाद देखिए आप अंदर, ये क्या है यहाँ, तो आप कहेंगे ये है डोरामेटर। इसके बाद देखिए ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है सर एरेक्नॉइड। और फिर मैं कहूँगा ये क्या है देखिए, तो आपको याद आएगा, हाँ जी ये है हमारी पायामेटर। और ये यहाँ क्या भरा हुआ है, तो सीएसएफ। फिर पायामेटर ऐसे है, एरेक्नॉइड जो है वो भी ऐसे है, और डोरामेटर भी ऐसे है। और इस पूरे एरिया में यहाँ पे सीएसएफ भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ अंदर भी सीएसएफ भरा हुआ है। ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, लेटरल वेंट्रिकल 1, लेटरल वेंट्रिकल 2, ये है दोस्तों थर्ड वेंट्रिकल, और ये है फोर्थ। ये फिर यहाँ स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गई, ठीक है। तो इन सब में यहाँ पर सीएसएफ भरा हुआ है, ठीक है। तो हमने तीनों मेनिंजेस देखी, और हमने देखा कि कैसे ये थर्ड, 2 वेंट्रिकल लेटरल में, एक थर्ड और एक फोर्थ है। इसी चीज़ को जब हम ब्रेन का फोटो देखते हैं, अगर मैं आपको ब्रेन का फोटो ऊपर से दिखाऊं कैसा दिखता है, तो ब्रेन के कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो ब्रेन ना जैसे अखरोट नहीं रखा होता आपने, अखरोट देखा, अखरोट की तरह ही तो होता है, ये देखो। और इसमें ऊपर का हिस्से को हम सेरिब्रम कहते हैं, जिसमें कि 2 हेमिस्फीयर होते हैं, और दोनों हेमिस्फीयर के बीच में एक सल्कस भी है। तो बिल्कुल ऐसे ही है ब्रेन यहाँ, है ना। अब अखरोट के ऊपर ये जो हार्ड हिस्सा होता है, ये है क्रेनियम, क्रेनियल बोन्स। इसके अलावा इसमें हल्की सी पत्ती जैसी भी होती है इधर, वो मेनिंजेस है। और ऊपर से जब आप इसको देखोगे ना ब्रेन को, तो आपको इसमें 2 लोब दिखाई देंगे, ये देखो, एक ये वाला है और एक इधर वाला है। दोनों के बीच में एक सेंट्रल सल्कस भी है यहाँ, ये तो साइड व्यू है, ठीक है। और दोनों लोब आपस में ना कॉर्पस कैलोसम, ये इधर वाला लोब है और ये इधर वाला, दोनों कॉर्पस कैलोसम नाम के बैंड से जुड़े हुए होते हैं। ये सिर्फ मैमल्स में पाई जाती है। कैसी लगती है ये कॉर्पस कैलोसम, जो दोनों सेरिब्रम को जोड़ती है आपस में, ये भी अभी मैं दिखाऊंगा। पर ये देखो, ब्रेन के अलग अलग हिस्से जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। ब्रेन के 3 हिस्से हैं दोस्तों, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो आप देखो, ब्रेन के 3 हिस्से, ऊपर वाला हिस्सा फोर ब्रेन कहलाता है, मिड ब्रेन अंदर है, यहाँ पर छोटा सा दिखता नहीं है, अंदर है, और फिर नीचे वाले हिस्से को हाइंड ब्रेन कहते हैं।
ठीक है, फिर से देखिए, ब्रेन के 3 हिस्से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आगे वाला हिस्सा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन बीच में है और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसको भी देख लो आप। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन अंदर होता है, अंदर दबा हुआ होता है, दिखता नहीं है, यहाँ अंदर है। यहाँ पे देखो आप, आपको स्काल्प दिख रही है, स्काल्प के नीचे आपको क्रेनियल बोन दिख रही है, उसके नीचे आपको डोरामेटर दिख रहा है, डोरामेटर में गड्ढे दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये साइनसेस है, वीनस साइनस में ब्लड भरा रहता है। इसके बाद एरेक्नॉइड और फिर पायामेटर और ये सीएसएफ, और अंदर भी सीएसएफ है देखो, है ना। और दो लेटरल वेंट्रिकल होती है, एक थर्ड और एक फोर्थ। फिर उसके बाद यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गई। तो इस तरह से बाहर से देखने पर ब्रेन जो है वो रखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये तो बाहर से कैसे रखा हुआ है वो मैंने बताया, ठीक है। जस्ट गिव मी ए सेकंड, एक सेकंड में वापस आते हैं ना। चलिए, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये डायग्राम जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो ये हमने ना, ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, आगे वाला फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन और नीचे वाला हाइंड ब्रेन। इस डायग्राम में देखोगे ना, तो ये दोस्तों, ये देखो, ये फोर ब्रेन होता है, ये छोटा सा मिड ब्रेन और फिर ये नीचे वाला हाइंड ब्रेन। इसको हम समझेंगे बाद में। तो ब्रेन फ्लोट कर रहा है क्योंकि उसके अंदर भी सीएसएफ है, बाहर भी सीएसएफ है, और उसमें कुछ वेंट्रिकल्स हैं, अखरोट की तरह दिखता है ये। तो ब्रेन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं उनको हम देखते हैं। और इससे पहले एक डायग्राम ये वाला भी मैं आपको और दिखाता हूँ जूम करके, इसमें आपको सारी वेंट्रिकल्स भी दिखाई देंगी। ये देखो, इसमें हमने क्या देखा है, इस डायग्राम में देखो आप, ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम कह रहे हैं सेरिब्रम, ठीक है, ये सेरिब्रम है। दो हेमिस्फीयर है सेरिब्रम के, लेफ्ट और राइट, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पर आप समझ गए, ये सी से भरा हुआ है यहाँ। फिर ये यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा हिस्सा है, फिर ये इस तरह से है ये ब्रेन, ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गई है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आगे से पीछे चलेंगे तो ये देखो आप, ये फोर ब्रेन है, यहाँ तक ना फोर ब्रेन है यहाँ तक, और फिर ये छोटा सा मिड ब्रेन है इतना सा, और ये नीचे हाइंड ब्रेन है। फिर से देखो, ये पूरा यहाँ तक, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा फोर ब्रेन है। और ये छोटा सा, ये इतना सा बस, ये मिड ब्रेन है। और फिर जो नीचे का दिख रहा है ना, ये इतना, ये सब हाइंड ब्रेन है। यानी इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये देखो, इतना हिस्सा फोर ब्रेन है, ये एक स्लाइस है ब्रेन का, ऐसे स्लाइस काटा गया है, ठीक है। फिर ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पर, ये मिड ब्रेन है, जिससे ना जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्ट कर रहा है। और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना भैया, ये सब हाइंड ब्रेन है। तो ये 3 हिस्से हो गए। अब यहाँ पे देखो आप, ये दोनों तो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स हैं जिन्हें लेटरल वेंट्रिकल कहा जाता है। ये थर्ड वेंट्रिकल है और ये फोर्थ। थर्ड को फोर्थ वेंट्रिकल से तो छोटा सा एक्वाडक्ट, एक छेद कनेक्ट करता है, ये इसको सेरिब्रल एक्वाडक्ट या ईटर बोलते हैं। तो ये पढ़ेंगे हम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। मैं तो अभी अभी अलग अलग फोटोग्राफ्स से आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से। तो अब इस डायग्राम में देख लो आप, जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखना चाहो तो पता है, ये इतना बड़ा फोर ब्रेन है, मतलब मेन तो फोर ब्रेन ही फोर ब्रेन है। इतना बड़ा हिस्सा देखिए आप, ये फोर ब्रेन है, ये छोटा सा मिड ब्रेन है यहाँ बस। और फिर ये नीचे का जो दिख रहा है तुम्हें, ये हाइंड ब्रेन है। तो मेन तो मतलब फोर ब्रेन है सबसे बड़ा। देख लो आप इस डायग्राम में, इस डायग्राम में भी देख लो आप, ये इतना बड़ा फोर ब्रेन, ये छोटा सा मिड ब्रेन और ये नीचे हाइंड ब्रेन। तो डायग्राम तो बहुत दिखा दिया मैंने आपको। अब हम ना एक स्लाइस देखते हैं इसका, ब्रेन का कट सेक्शन। ये देखो, ये एक स्लाइस है ऐसे वर्टिकली लिया हुआ,
इसमें देखो आप, ये सब फोर ब्रेन है, दिख रहा है आपको, ये सेरिब्रम का हेमिस्फीयर है। और इसको तो आप पहचानते हैं, दोनों हेमिस्फीयर आपस में किससे जुड़े हुए हैं, ग्रीन ग्रीन क्या है, ये कॉर्पस कैलोसम है ना। और कुछ डायग्राम्स देखते हैं। जब हम ऊपर से ये देखो, तो कॉर्पस कैलोसम दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ती है। अगर मैं आपको दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स दिखाऊं ऊपर से, तो देखो ये ऐसे दिखते हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है ना। तो भाई ये भेजा फ्राई, भेजा भेजा है, ये भेजा। नॉनवेज खाने वाले इसमें से ये वेन्स हटा देते हैं और इसको फ्राई करके खाते हैं। तो भेजा हो गया ये ब्रेन, पर ये इंसान का भेजा है, इसको नहीं खा सकते आप, लोग बकरे बकरे का खाते हैं, इंसान का खाओगे तो जेल हो जाएगी। चलो अब यहाँ ध्यान दो, दो हेमिस्फीयर है इसके, दिख रहे हैं आपको, राइट और लेफ्ट। ये है सेरिब्रम। तो फोर ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं पहले मैं आपको बताता हूँ, मिड ब्रेन के क्या पार्ट्स होते हैं और फिर हाइंड ब्रेन के। तो दोस्तों ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जिनको अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम। सुनिए, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला पार्ट जिसे कहा जाता है फोर ब्रेन, ये लार्जेस्ट पार्ट है ना। इसमें क्या क्या आता है, इसमें तीन हिस्से हैं। एक तो सबसे बड़ा हिस्सा इसका जो होता है, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम, जिसमें दो हेमिस्फीयर्स हैं जिन्हें कॉर्पस कैलोसम नाम का बैंड आपस में जुड़ रहा है। ठीक है, सेरिब्रम के अलावा दूसरी चीज होती है डायनसेफेलॉन, और तीसरी चीज होती है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब छोटे छोटे होते हैं ह्यूमन के अंदर स्मेल की सेंसेशन के लिए। डायनसेफेलॉन के तीन हिस्से होते हैं, एपिथैलेमस, एपिथैलेमस के नीचे थैलेमस, और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। तो इसके तो तीन पार्ट्स हो गए ये फोर ब्रेन के, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, मिड ब्रेन बहुत ही छोटा सा होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। और जो मिड ब्रेन होता है, इसमें सिर्फ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नाम की एक चीज होती है, और एक होते हैं क्रस सेरिब्राई। ये क्या होते हैं इनको हम पढ़ेंगे बाद में। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में चार लोब्स होते हैं, जो ऊपर वाले दो विजुअल या ऑप्टिक लोब्स होते हैं, और नीचे वाले दो ऑडिटरी होते हैं। इनको हम थोड़ी देर में समझेंगे ये क्या होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों तीसरा हिस्सा, जिसे कहा जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में जो हिस्से होते हैं वो इस तरह से, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स इस तरह से हैं। एक होता है पॉन्स, फिर एक होता है सेरिबैलम, छोटा दिमाग, सेरिबैलम, विद टू लोब्स, लेफ्ट और राइट, और तीसरा होता है मेडुला। ठीक है, तो ये तीन हिस्से होते हैं। अब जो मेन पार्ट होता है ना, लार्जेस्ट पार्ट, वो तो फोर ब्रेन होता है। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, मिड ब्रेन। और फोर ब्रेन में भी सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है पार्ट, तो वो है सेरिब्रम। तो किस तरह से ये रखा होता है ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे नीचे स्पाइनल कॉर्ड थी ना, स्पाइनल कॉर्ड के बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा आती है, इसके बाद पॉन्स आता है, और ये हिस्सा जो है ना, ये थैलेमस है। या मैं इसको और सिंपली समझाता हूँ, ऐसे नहीं, ये इसको बाद में देखते हैं अपन। अभी तो ये ब्रेन के हम फोर ब्रेन वाले हिस्से के बारे में बात करते हैं पहले, फिर नीचे हाइंड ब्रेन समझाऊंगा तब पूरा बताऊंगा। तो यहाँ पे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, तीन हिस्से आपको दिखाई दे गए। अब इनके अंदर क्या कोई दिक्कत है, क्या समस्या हो रही है भाई? दिमाग देख के कुछ लोग के दिमाग खड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये कभी नहीं देखी, ये क्या होती है?
तो कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या है। तो सबसे पहले हम ना फोर ब्रेन के बारे में बात करेंगे। अब फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और यहाँ पे बस स्मेल के सेंसेशन आती है। डायनसेफेलॉन हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रम की। तो आप सेरिब्रम को देखो, मैंने आपको क्या बताया, सेरिब्रम में दो हेमिस्फीयर्स हैं, दिख रहे हैं आपको, लेफ्ट और राइट। मजे की बात यह है कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है और जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब दोनों हेमिस्फीयर चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों ही हेमिस्फीयर्स में चार चार लोब होते हैं। फ्रंटल, मतलब फ्रंटल एक ही लोब है बड़ा सा देखा जाए तो, पर वो आगे से पीछे तक ही जा रहा है ना सल्कस, इसलिए हम इसको दो में डिवाइड कर दिया है। फ्रंटल, लेटरल वाला पैराइटल, कनपटी वाला टेम्पोरल और पीछे वाला ऑक्सीपिटल। इन चारों लोब्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो ये चारों लोब हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। किस लोब का क्या फंक्शन होता है ये मैं अभी बताऊंगा। पहले आपने ये चारों लोब देखे, अलग अलग डायग्राम्स में आप देख सकते हैं, अलग अलग लोब्स में अलग अलग एरिया। जैसे ऑक्सीपिटल लोब में आपको ये दिख रहा है विजुअल एरिया है, ऑडिटरी एरिया जो है वो इधर है, ब्रोकाज एरिया टेम्पोरल लोब में है इस तरफ, प्री मोटर एरिया यहाँ है, मोटर सेंसरी एरिया यहाँ, एसोसिएशन एरिया जो सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए होता है इन्फॉर्मेशन की वो यहाँ पर है। तो अलग अलग किस्म के एरियाज होते हैं अलग अलग लोब में। नाम वैसे ही जैसे ऊपर स्कल की बोन्स के नाम थे, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फ्रंटल लोब की। पहले फ्रंटल लोब दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको, ब्रोकाज एरिया वगैरह दिख रहे हैं इसमें। ये स्पीच सेंटर्स होते हैं। फिर ये मोटर एरिया और सेंसरी एरिया दिख रहे हैं आपको। सेंसरी एरिया इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, मोटर एरिया यहाँ से ऑर्डर्स ले जाता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, ये स्पीच का कॉम्प्रीहेंशन और ये इसको बोलने के लिए ब्रोकाज एरिया, मोटर एरिया। वर्निकेज एरिया में वर्ड बनते हैं, ब्रोकाज एरिया स्पीच सेंटर है जिससे हम बोलते हैं। ऑप्टिक एरिया, विजुअल एरिया पीछे है। तो ये कुछ एरियाज हैं जो, बाकी तो मेन यहाँ पे बड़े बड़े एसोसिएशन एरियाज भी हैं, यहाँ यहाँ ये टेस्ट का एरिया, यहाँ छोटे छोटे ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं आगे। ऑल्फैक्टरी लोब्स बहुत छोटे होते हैं और यहाँ आगे की तरफ होते हैं, यहाँ बस ये हमारे अंदर बस यही हिस्सा ऑल्फैक्टरी लोब कहलाता है। तो ऑल्फैक्टरी लोब बहुत छोटे से लोब्स हैं ये वाले। तो फोर ब्रेन का एक पार्ट ऑल्फैक्टरी लोब हमारे अंदर बहुत छोटा होता है, डॉग वगैरह में बड़े हो सकते हैं। तो सेरिब्रम के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। कौन सा हिस्सा सेरिब्रम का क्या काम करता है, फ्रंटल लोब क्या करता है। साहिर कह रहा है विजुअल एरिया पीछे है तो हम आगे कैसे देखते हैं, अजीब आदमी हो। अब कभी नैनो कार देखी है, उसमें इंजन पीछे है पर चलती तो आगे ही है ना। रॉकेट जो होता है, रॉकेट में भी इंजन जो फ्यूल होता है वो नीचे होती है पूरी, और वो ऊपर की तरफ पुश होता है, तो पीछे है तो क्या हुआ, कहीं भी हो सकता है ना। वहां तक आएंगी ऑप्टिक नर्व्स, यहाँ से आएंगी ऑप्टिक नर्व्स यहाँ तक इन्फॉर्मेशन लेके आंखों से। विजुअल एरिया से थोड़े देखते हो, देखते तो आंखों से होना यार। फिर आंखों से ऑप्टिक नर्व्स उसे विजुअल एरिया तक लेके जाती है। आंख तो आगे है ना तुम्हारी, आंख थोड़ी पीछे लगा दी है। क्या हुआ, घुटनों में दर्द होने लग गया, थोड़ा ध्यान से देखो, डॉक्टर आर्थो लगा लेना। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, तो ये ना सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अलग अलग एरियाज हैं। अब कौन सा एरिया सेरिब्रल हेमिस्फीयर का क्या काम करता है, ऐसा चीज बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पूछते, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चार लोग बताए थे आपको, ये एक बार रीडिंग मार जाना। ज्यादा मेन जो होता है ना वो फ्रंटल लोब होता है आगे वाला, इसके अलावा पैराइटल भी है, टेम्पोरल भी है और ऑक्सीपिटल भी है। फ्रंटल लोब के मेन फंक्शन क्या है, हमारा सब सोचना समझना यहीं से होता है, बुद्धि जिसे हम कहते हैं ना, लॉजिक, ज्यादा चीजें यहीं आती है, कॉम्प्लेक्स थॉट्स। तभी तो कहते हैं इसका ललाट या मस्तिष्क बड़ा हो, मतलब आगे वाला हिस्सा अच्छा उन्नत होता है, ऊंचा होता है, बड़ा होता है तो इंटेलिजेंट होता है। माथा, क्रिएटिव आइडियाज, परसेप्शंस में, मसल मूवमेंट, रियलिटी टेस्टिंग, जजमेंट, इंटेलेक्चुअल इंसाइट, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रीजन, डिसीजन मेकिंग, इमोशंस, विल पावर, सब कुछ फ्रंटल लोब में। पैराइटल लोब में सेंसरी परसेप्शन है, टच, पेन, हीट, कोल्ड वगैरह के। टेम्पोरल लोब में साउंड और लैंग्वेज वगैरह को डिकोड करने की चीजें, और ऑक्सीपिटल लोब में फिर विजुअल इन्फॉर्मेशन वगैरह के, शेप, कलर, साइज, ये सब के लिए। तो कौन से लोब का क्या फंक्शन है वो यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये अलग अलग लोब्स के यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं। तो ये हो गए अलग अलग लोब्स के फंक्शन, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब। 2 घंटे हो चुके हैं भाइयों, थोड़े से डाउट्स ले लें और यहीं से हम फिर आगे पढ़ेंगे। तो ये देखो आप,
यहाँ पे ब्रेन के अलग अलग डायग्राम्स के अंदर हमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ा और ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में पढ़ा। तो आज हमने ना 2 चीज़ें पढ़ ली हैं इसमें से, फोरब्रेन में से, एक तो सेरिब्रम और एक अभी खत्म नहीं किया है सुनो, और एक ऑल्फैक्टरी लोब। डायनसेफेलॉन से मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। पर एक बात और यहाँ पे मैं बता दूं आपको, सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 है ना, लेफ्ट और राइट, तो इनको देखिए आप, ये राइट साइड से रिसीव करता है लेफ्ट साइड से, ये राइट को कंट्रोल करता है, ये लेफ्ट को, है ना। लेकिन लेफ्ट हेमिस्फीयर की खासियत होती है स्पीच, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, कैलकुलेशन, टाइम सीक्वेंसिंग। राइट की खासियत होती है क्रिएटिविटी, स्पेशल एबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट परसेप्शन, रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस वगैरह। अब देखो 2 तरह के लोग हैं, एक होते हैं साइंटिस्ट और एक होते हैं आर्टिस्ट। तो जो साइंस वाले लोग होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, इनका कौन सा लोग ज्यादा अच्छा काम कर रहा है बताओ? लेफ्ट हेमिस्फीयर। और जो आर्टिस्ट होते हैं, चित्रकार, कविता लिखने वाले, कलाकार, इनका ना राइट हेमिस्फीयर ज्यादा काम करता है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो किसी में लेफ्ट हेमिस्फीयर अच्छा काम कर रहा है, किसी में राइट हेमिस्फीयर, मतलब दोनों काम तो दोनों ही करते हैं सब में, लेकिन किसी में कोई ज्यादा अच्छा, किसी में। लियोनार्डो दा विंसी जैसे लोग भी थे जिनके दोनों ही हेमिस्फीयर बराबर अच्छा काम करते थे। मुझे लगता है मेरा भी करता है, आपका पता नहीं। तो क्रिएटिविटी से लेके और लॉजिकल थिंकिंग, सब में कौन सी चीज कहाँ कैसे है। तो ये लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बारे में बात हुई। तो ये हमने ना आज ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ जनरल बातें पढ़ी, थोड़ी सी यहाँ अंडरलाइन करा देता हूँ। ह्यूमन ब्रेन जो है, ये हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये सब कुछ कंट्रोल करता है, जैसे हमारे वॉलंटरी मूवमेंट, बैलेंस, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के फंक्शंस, बॉडी रिदम्स, एक्टिविटीज, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बिहेवियर। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का भी इन्हीं हेमिस्फीयर से लेना देना है। कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड अच्छे होते हैं, कुछ लोग राइट हैंडेड ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ब्रेन इज आल्सो फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, इंटेलिजेंस, इमोशंस। ब्रेन क्रेनियल बॉक्स में होती है। क्रेनियल बॉक्स में कौन कौन सी होती है आपको पता ही है। वेट ऑफ द ब्रेन कितना होता है ये भी आपको पता है। मेल में करीब 1400 ग्राम, फीमेल में करीब 1250 ग्राम, ठीक है। 3 हिस्से फोर ब्रेन के बताए मैंने, ऑल्फैक्टरी लोब और सेरिब्रम, 2 तो पढ़ा दिए मैंने। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे तीसरा हिस्सा, जिसे कहा जाता है डायंसेफेलॉन। तो 2-4 मिनट डाउट्स ले लेते हैं, ठीक है।